अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं बेसिकली टाटा कंपनी के ऊपर वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल है हाउ टाटा मोटर्स बिकम वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट ट्रक। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसे टाटा कंपनी जो है सेकंड पे आती है, वो भी ट्रक्स बनाने में। दोस्तों, हम सब में से कोई भी जब किसी बस या ट्रक के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये तस्वीरें हमारे दिमाग में आती हैं। हो भी क्यों ना, हम और आप बचपन से ही इस तरह के ट्रक और बस को देखते जो आ रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे अच्छा, इंडिया में तो टाटा के ट्रक्स चलते हैं, पाकिस्तान में नहीं चलते हैं। पाकिस्तान में ये वोल्वो वगैरह और दूसरी तीसरी चाइनीज़ या जापानीज़ कंपनीज हैं, या कोरियन, इस तरह के। मतलब कोरियन तो नहीं है, चाइनीज़, जापानीज़ और तरह की कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। जहाँ पर भी सिर्फ टाटा के ही ट्रक्स देखने को मिलते हैं, खास करके अफ्रीका और साउथ कोरिया के जैसे देशों में, जहाँ एक तरफ इंडिया में कमर्शियल व्हीकल का 53% मार्केट टाटा का है, वहीं टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। पर आखिर कैसे बनी नाइस। टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी? आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, टाटा मोटर्स की शुरुआत साल 1945 में हुई थी। उस समय ये लोकोमोटिव कंपनी हुआ करती थी जो कि ट्रेन के इंजन बनाया करती थी। इसका नाम टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंपनी ने टैंक को भी मैन्युफैक्चर किया था। इसके साथ ही कंपनी इंजन के साथ साथ एक्सकेवेटर्स, इंडस्ट्रियल शंटर्स, डंपर्स और स्टीम से चलने वाले रोड रोलर्स भी बनाती थी। ये सारी की सारी चीजें टाटा ने एक यूरोपियन कंपनी के साथ मिलकर डेवलप की थी। साल 1954 के बाद टाटा लोकोमोटिव ने ट्रक और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्लोबल मार्केट में एंट्री करने का सोचा, और इसी के लिए टाटा ने कुछ यूरोपीय ब्रांड्स के साथ कुछ जॉइंट वेंचर स्थापित किए। यही कारण है कि आज टाटा मोटर्स 150 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। साउथ अफ्रीका, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर टाटा के ट्रक मार्केट को लीड कर रहे हैं। दरअसल साल 1954 में टाटा ने भारत में मर्सिडीज बेंज ट्रकों के निर्माण के लिए जर्मन कंपनी डेमलर के साथ जॉइंट वेंचर बनाया था। यही वो समय था दोस्तों जब कंपनी ने अपना पहला कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया था। टाटा का पहला कमर्शियल व्हीकल एक ट्रक था और ये टाटा मर्सिडीज बेंज के नाम से शुरू हुआ था। टाटा ने ट्रक बनाना और उन्हें एक्सपोर्ट करना बहुत ही जल्द शुरू कर दिया था, और यही मतलब मर्सिडीज के साथ भी इन्होंने कोलैब किया हुआ है स्टार्टअप में। वजह थी कि टाटा का बिजनेस इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ गया था। आपको बता दें कि टाटा ने डेमलर बेंज एजी के साथ मिलकर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को के नाम से जानी जाने वाली अपनी पहली मोबिलिटी फर्म की स्थापना की थी। इस जॉइंट वेंचर ने साल 1960 में हजारों से ज्यादा ट्रक बनाए थे। पहले मर्सिडीज बेंज डीजल ट्रक के मालिक सरदार करतार सिंह को 1 लाख के ट्रक की चाबी भेंट की गई। लेकिन ये जॉइंट वेंचर बहुत जल्द ही साल 1969 में खत्म हो गया था। जी हाँ, और इस वेंचर के टूटने की वजह के बाद में टाटा के पहले ट्रक का नाम बदलकर टाटा ही रख दिया गया। वहीं दोस्तों, अगर आप बात करें टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की, तो टाटा की इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत 1961 में हो गई थी, जब टाटा ने पहली बार अपने ट्रक्स को भी श्रीलंका भेजना शुरू किया था। और साल 1964 आते आते टाटा ने अपने ट्रक्स को अफ्रीका में भी भेजना शुरू कर दिया था। इसके बाद टाटा ने एक के बाद एक कई ट्रक और व्हीकल लॉन्च किए, लेकिन एक ट्रक ऐसा था जिसने टाटा को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। साल 1986 में कंपनी ने सबसे सफल ट्रक 407 लॉन्च किया था, जिसने आइकर, मित्सुबिशी, डीसीएम, टोयोटा, स्वराज, माज्दा और एलाइन निसान जैसी कई इंडो जापानी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था। और इस ट्रक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि इसने इस सेक्टर का लगभग 75% मार्केट कवर कर लिया था। इस ट्रक ने टाटा मोटर्स को स्टार बना दिया था। इस ट्रक को टाटा ने लगभग 15 देशों में बेचा था। इस ट्रक को टाटा ने वियतनाम, अफ्रीका, सेनेगल, यूक्रेन, जकार्ता और ट्यूनीशिया कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया था। दोस्तों, अगर हम टाटा ट्रक की इंटरनेशनल ग्रोथ के बारे में बात करें, तो टाटा मोटर्स की इस ग्रोथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हाथ रहा है। टाटा के सबसे पहले ट्रक 1964 में सूडान में एक्सपोर्ट किए गए थे, और तब से लेकर अब तक टाटा की पहुंच वहां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अफ्रीका के अच्छा, टाटा ने स्टार्ट, पता है, छोटे कंट्रीज जो कि अफ्रीकन छोटे कंट्रीज हैं उनसे लिए, ताकि उनमें अपनी चीज़ भेज सके, और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा नाम बना इंटरनेशनली। युगांडा, तंजानिया और मलावी जैसे कई देशों में टाटा के ट्रकों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा अब तक अफ्रीका में लगभग 1.5 लाख ट्रक बेच चुका है। इसके साथ ही तंजानिया, युगांडा और सेनेगल जैसे देशों में टाटा टॉप 3 कमर्शियल व्हीकल्स ब्रांड्स में आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ज्यादा ट्रक और कार बेचना कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर देश और वहाँ के लोग गरीब हैं, ऐसे में वहाँ लोग कार या बड़ा व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और अगर कोई खरीदता भी है तो ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार ही खरीदते हैं। इस वजह से 54 में से 48 अफ्रीकी देश विदेशों से सेकंड हैंड गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं। इसलिए अफ्रीका में कोई भी नई गाड़ी या फिर कोई भी कमर्शियल व्हीकल लॉन्च करते वक्त उसकी कॉस्ट और बाकी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पूरे अफ्रीका में टाटा ने 6 असेंबली प्लांट लगाए और इंडिया से पूरी यूनिट वहां पर
एक्सपोर्ट की जाती है। इसी वजह से ट्रक्स की Right. कॉस्ट में काफी कमी आई और वहाँ के लोगों को काफी रोजगार भी मिला। अफ्रीका में तो टाटा का ट्रक शान से चल रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि टाटा के ग्लोबल मार्केट पर पहुंचने का सबसे बड़ा कारण साउथ कोरिया का मार्केट है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि टाटा हाँ। ट्रक की इस जर्नी में जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि टाटा के ट्रक साउथ कोरियन मार्केट में लीड करते हैं। जी हाँ, और वो भी ऐसी जगह पर जहां ज्यादातर विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां बुरी तरह से फेल हुई हैं। वहाँ के खुद के ट्रक ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में कोरियाई बाजार में काम करना बहुत मुश्किल है। दरअसल जिस तरह से बदलते वक्त के साथ हर किसी को अपने आप को एडवांस करना होता है, और ऐसे में टाटा को भी टेक्निकल एडवांसमेंट की जरूरत थी। अब ऐसे में कोई भी कंपनी अपने ग्लोबली और टेक्निकली एडवांसमेंट प्रोडक्ट्स दो तरीके से बना सकती है। पहला तो ये कि उनके पास अगर रिसोर्सेज है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं, और दूसरा ये कि वो किसी ऐसी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं जिसके पास इसकी एक्सपर्टीज है, और कुछ ऐसा ही टाटा ने भी किया। दोस्तों, टाटा का ट्रक साउथ कोरिया की सड़कों पर दौड़ना शुरू हुआ देवू कंपनी की वजह से। देवू कंपनी एक साउथ कोरिया की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि पहले कार बनाया करती थी, और साल 1995 में देवू ने कार के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल स्पेशली ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री कर ली। लेकिन कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के साथ साथ देवू कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया, और तब साल 2004 में टाटा कंपनी ने देवू को एक्वायर कर लिया था। इसके बाद टाटा देवू कंपनी ने मिलकर कई तरह के ट्रक मैन्युफैक्चर किए, क्योंकि दोनों ही ब्रांड्स पहले ये सब करते आ रहे थे, इसलिए दोनों ही ब्रांड्स की एक्सपर्टीज बहुत अच्छी थी और दोनों ही ब्रांड्स को इसको बहुत ज्यादा फायदा मिला। और जल्द ही कंपनी ने जापानी चीनी ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए ट्रकों की बिक्री में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। आज ये कंपनी वहां पर दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरर कंपनी भी बन गई है। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि साउथ कोरिया में ज्यादातर विदेशी कंपनी फेल हो गई है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया में या तो सिर्फ वहीं की कंपनी टिक पाती है या फिर जॉइंट वेंचर, जैसे कि सैमसंग, रेनॉल्ट। साउथ कोरिया में ऐसी सिर्फ दो ही कंपनी हैं जिनकी पूरी तरह से खुद की सब्सिडरी ब्रांड्स वहां पर टिके हुए हैं, जिनमें से एक है जीएम कोरिया और दूसरी है टाटा देवो। आपको बता दें कि टाटा देवो के ट्रक न सिर्फ कोरिया में बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, दुनिया के कई देशों के अलावा टाटा देवो के ट्रक भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाटा की बसों के बारे में। जी हाँ, क्योंकि टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरर कंपनी भी रह चुकी है। दोस्तों, टाटा इंडिया में काफी पहले से बस बनाती आ रही है। पहले टाटा बस की बजाय बस के चेसिस बनाया करती थी और फिर बस ओनर्स अपने हिसाब से बस की बॉडी बनवाया करते थे। लेकिन टाटा मोटर्स पूरी तरह से बस को खुद बिल्ड करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्पेन की बस मैन्युफैक्चरर कंपनी हिस्पैनो के 21% शेयर्स को खरीद लिया था। आपको बता दें कि हिस्पैनो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि वो एक यूरोप की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। इस तरह से टाटा के एक्वायर करने के बाद दोनों ही कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और साल 2009 आते आते टाटा ने इस हिस्पैनो को पूरी तरह से खरीद लिया था। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने ब्राजील स्थित मार्को पोलो एसए के साथ भी हाथ मिलाया और टाटा मार्को पोलो बस लॉन्च की। इन सब के साथ ही कंपनी ने थाईलैंड में भी अपनी फर्स्ट नेशनल सेल्स कंपनी भी स्थापित की, जो ऑटोमोटिव और वाणिज्यिक वाहनों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। और बस इस तरह टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक और बस मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। दोस्तों, आपको यार इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि टाटा एक वैसे भी वर्ल्ड की फेमस कंपनी है, चाहे हम ओवरऑल देखते हैं बाकी बसेस की और इसके हिसाब से बात करें। अच्छा, डेवो का मुझे नहीं पता था कि डेवो के साथ भी इनका कोलैब था और उसके बाद डेवो भी इन्हीं के हाथ में है। तो पाकिस्तान के अंदर तो डेवो की मोस्टली बसेस डेवो की ही चल रही होती हैं, मोस्टली बसेस डेवो की ही चल रही होती हैं, और ट्रक्स वगैरह वो भी डेवो के, और बाकी दूसरी तीसरी कंपनीज ट्रक तो डेवो मेरे ख्याल से नहीं बनाता, और कुछ कंपनीज हैं लेकिन वो चाइनीज़ कंपनीज हैं और कंपनीज हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया में टाटा कंपनी ने सिर्फ कंपनीज जो बंद हो रही होती थी ना कंपनीज, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होना, तो वो पूरी कंपनीज खरीद लेते थे और कंपनीज हाँ, तो कंपनीज खरीद के फिर उस कंपनी को बंद नहीं करते थे, उस कंपनी पे काम करके लोगों को काम दे के खुद भी काम करते थे। तो इसी वजह से यार ये काफ़ी इनको जो है ना, मतलब इन्होंने काम किया है मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर। तो खैर वीडियो तो काफ़ी मज़े की थी, मतलब बहुत इन्जॉय किया है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है टाटा को लेके, वो लाजिम से कमेंट के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।